आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ। ये है चमत्कार। शाम का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। भीतर जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू का ब्याह कर दूं, एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। ठीक है, तो प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आप बीरू से पूछिए, है ना, वीरेंद्र से, अपने बेटे से। ओके, सो प्रकाश ने असमंजस में पढ़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पढ़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्य में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शमियाने वाला खुशामद कर रहा है। जिस दिन हजारों के जेवर खरीदे उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। ठीक है, घर से आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हो रहे हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वही पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। प्रकाश, इन्हीं लोगों की मेज है, मौज है, न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं, इसलिए कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, इसमें ईश्वर का क्या दोष है ना। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलानी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है, वैसे चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आई। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। ठीक है, कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। ठीक है, साहब के घर में धूप निकल आई। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगा कर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई और चोर जो है गहने की संदूकची उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी है? वह संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे मालूम हुआ कि संदूक में संदूकची रखी है। कुंजी मतलब चाबी, है ना, ताले की चाबी। नौकरों पर ही कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है, आज मौका देखा उठा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों तक इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ी जीरो ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और गड़बड़ाता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रख के बैठे हैं। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ में नहीं आया चोर आया तो आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस समय में लगन आई थी। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा, जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट कराना और तहकीकात कराना बेकार है, माल तो पुलिस न बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों को मारपीट भले ही लगेगी, कुछ नजर भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देती। मेरी तो यही सलाह है
कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे इधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से था। तुम्हारे कोटे से भी तो आ सकता है, यानी कि तुम्हारी छत से भी तो आ सकता है। ठीक है, फिर ठाकुर, हाँ जरा अपनी छत पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ, कोई पहले से ही मौका पाकर कोठे पर चला गया हो, वहां छिपा बैठा रहा हो तो वो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी की पांव के रगड़ के निशान उन्हें वहां पे दिखाई दिए, जहां प्रकाश का पांव पड़ा था। वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था, और प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह ना सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया है, अब तो कोई संदेह नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ, माल तो जाना था, सुझ गया। अब चलो आराम से बैठो। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। प्रकाश, आप ना कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सिर पर बड़ा भारी अपराध लगा है। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है, चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसेगा। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए, है ना, तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम कर 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती रहेगी। उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। वो विश्वास दिला रहा था उन्हें। ठाकुराइन डर गई। तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा हमें। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत ही जल्द घर छोड़ना पड़ेगा। मेरी लापरवाही से चोरी हुई है, इसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहना जोखिम भरा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, प्राय सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ काम और मिल गया है, मगर वो रुपए उन्हीं के पास जमा करते जाऊंगा। वह आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में नहीं आने दूंगा। चंपा भड़क उठी। पति प्रेम का परिचय पाकर उसने अपने भाग को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था, मतलब कोई बात जो है उनके बीच में छिपी हुई नहीं थी। प्रकाश के पास जो कुछ भी था वो चंपा का था। चंपा के पास ही उसके बॉक्स, संदूक और अलमारी की कुंजियां रहती थी, मगर अब प्रकाश एक संदूक हमेशा बंद रखता था। उसकी कुंजी कहाँ है, इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है, तो वो कह देता, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठाकर संदूक में बंद करती हैं। चंपा को संदेह का कोई कारण था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो संदूक को खोले हुए है, देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता, लेकिन संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आए प्रकाश के लिए असंभव था। वह कहीं बाहर से आता तो एक संदूक अवश्य खोलता। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो शंकित होकर वो बोला, संदूक तुमने हटाया यहाँ से? ठीक है, पूछने की कोई बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त प्राय चीजें इधर उधर खिसक ही जाती है। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो, जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीज देख न ले, प्रकाश को चैन कहा। चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा।
आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई? अच्छा, पकौड़ियां लाई हो। आज चंपा को संदेह हो गया था, यानी कि डाउट हो गया था कि संदूक में क्या है। यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। चंपा किसी तरह वह चाबी उड़ाने की चाल सोचने लगी। ठीक है, एक दिन एक बिसाती कुंजियों के गुच्छे बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाला। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहाँ से आए? मुझसे इनकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। ठीक है, चीजें वही थी जिनका वे बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह ना रहा, लेकिन इतना घोर पतन, इतनी मतलब हद कर दी। लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने आप पे। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वे प्रेम न रहा, न सम्मान न भाव। बात बात पर लड़ाई होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वो गायब हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश इसके योग्य था, लेकिन शर्त ये थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। अजी तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो दम जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता तुम मत करो। प्रकाश ने चिंतित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, दे दूंगा। प्रकाश घर चला तो बहुत संजीदा था, उसको जगह अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचल डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई है? ठीक है, प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? यही ना होता कि जगह न मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो यूं तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा। आदमी की नीयत भी हमेशा एक सी नहीं रहती। उसने उसको टोंट मारा। भोजन करते समय प्रकाश ने सब चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश फिर भी उसके उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद चंपा ने गला छुटाना चाहा, तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। जो आदमी हमारे ऊपर इतना विश्वास रखे, उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूँ। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सुलूक किए, कुछ याद है? ये जमानत ही क्या कोई छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत तो जल्दी कोई लेता नहीं। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपए नगद निकाल कर उन्होंने तुम्हें दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझती हो? यदि तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो ही जाएंगे। कि जो आदमी हमारे ऊपर इतनी दया रखी, उसके लिए हमें प्राण भी देने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसकी पत्नी के शब्दों की एक एक चोट उसके मन पे लग रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। चंपा के तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इस उत्सव में उसके यहाँ दावत है। ठाकुर साहब, उसकी स्त्री बीरू और उसकी नई नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब जो है चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा, मैं तुम्हें इस वक्त नहीं जाने दूंगा।
चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। चारपाइयां नहीं है, बिछावन नहीं है और न ही काफी जगह ही है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों में गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया और ठाकुर साहब के घर की तरफ चल दिया। प्रकाश लौटकर घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। कुंजी चाबी उसके सिरहाने पे उसने फिर से रख दी। ठाकुर साहब सुबह चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ने आया करता था। आज वे अधीर होकर पढ़ाने आया करता। तीसरे पहर में पहुंचा, देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। ठीक है, वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, हमारा संदूक का संदूक मिल गया और एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने के लिए ले गया हो। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को एक खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लग गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति उसे बहुत दिनों के बाद वापस मिल गया हो। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि कभी भी किसी के विश्वास को, है ना, हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, अपने मन को सही और संतुष्ट रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।